गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने दिन में डिसाइड किया था कि आज जो है हम लोग जो पेपर का एग्जैक्ट पैटर्न है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सैम्पल पेपर के तौर पर मैंने कुछ पेपर लिए हैं और उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बीए, बीएससी और एमए के एक एक पेपर मैंने पिक किए हैं, जहां एक जो है पेपर 100 मार्क्स का है, एक पेपर जो है यहाँ पर 75 का है और एक पेपर यहाँ पर 50 मार्क्स का है। तो जितने भी तरीके के पेपर यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं बीए वालों के ऊपर डिस्कस करूँगा, उसके बाद सेम यही पैटर्न है वो बीकॉम के ऊपर लागू होगा, तो वो लोग भी इसको इसी के साथ समझ लें। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एमए के ऊपर, और एमए का जो पैटर्न रहेगा वो एमकॉम और एमएससी पर लागू होगा, इसलिए वो लोग भी उसको उसी रूप में लें। और इसके बाद हम लोग बीएससी के भी एक पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप लोगों को पता लग पाए कि एग्जैक्ट जो पेपर है वो आपका कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ज्योग्राफी का मैंने ये एक पेपर लिया है और इसमें से ये हालांकि रेगुलर और एक्स स्टूडेंट्स का है, और यही पैटर्न जो है आप सबके ऊपर लागू होगा। तो जैसा कि बिल्कुल क्लियर कट निर्देशों में भी कहा गया था कि कौन कौन से खंड आपको करने हैं, तो सेक्शन ए, दिस सेक्शन 1 कंपलसरी क्वेश्चन विद 10 पार्ट्स, यानी 10 छोटे क्वेश्चन इसके अंतर्गत हैं। और इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि 20 से अधिक शब्द ना हो। तो ये सेक्शन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आपका सेक्शन बी है, जिसके बारे में भी ये कहा गया है कि ये 35 मार्क्स का है। तो ये जो मार्क्स है ना, ये थोड़े से बढ़ेंगे बेटा, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि जो आपका जो सी सेक्शन है ये वाला, ये जो 30 मार्क्स हैं इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा ऊपर के ही पोर्शन में। अब चूँकि ज्योग्राफी में अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि एक क्वेश्चन है वो कितने का किया है, क्योंकि 100 वाले का तो पता है कि एक नंबर वाला क्वेश्चन 3 का किया है, और जो दूसरे नंबर का सेगमेंट था उसमें जो क्वेश्चन है वो अलग तरीके से है। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, यदि पेपर आपका 100 मार्क्स का है तब तो ये जो एक नंबर वाला क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका 3 नंबर का, और यदि ये कोई पेपर आपका 75 का है तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि आपका ये जो पेपर है वो ये 2 नंबर का हो जाए। तो ये आपके 20 मार्क्स का हो जाएगा, और जो रेस्ट ऑफ द 55 जो आपके बचते हैं उनको हम लोग जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो एडजस्ट करके या तो 11 मार्क्स का कर देगा। एक ऑप्शन तो ये है, और दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता दूं कि ये हो सकता है कि 10 × 2.5 यहाँ पर किया जा सकता है, यानी ये जो क्वेश्चन का सेगमेंट है वो आपके 25 का हो जाएगा, और इसके अतिरिक्त जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो आपके 7 की जगह 10 नंबर के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये रहेगा 75 मार्क्स वाले में। और यदि ये पेपर 100 का होता तो जो 1 मार्क्स वाले हैं वो 3 के हो जाते, और जो 10 वाले हैं वो आपके 14 मार्क्स के हो जाते, यानी 14 नंबर के हो जाते। तो इस प्रकार से ये पैटर्न है। अब आपको ये इनकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है मैं बहुत सिंपल सा समझा दूँ। जैसे कि कुछ लोग जो वर्ड लिमिट के बारे में बात कर रहे थे वो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। जैसे कि वर्ड लिमिट आप देख रहे हो कि जैसे सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग, जैसे शिवालिक क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है ना, लेटराइट सॉइल क्या है, और कॉन्टोर जो जुताई होती है, प्लोइंग होती है वो क्या होती है, टाइप्स ऑफ कॉइल्स क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो बहुत सिंपल से होते हैं। अब इनमें वर्ड लिमिट का कोई खास आधार मेरे सामने बनता नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे शिवालिक के ऊपर काफ़ी लिखा जा सकता है, लेकिन चूंकि ये 1 मार्क्स का है तो शिवालिक जो रेंज है हिमालय की उसके ऊपर आपको थोड़ा सा लिख देना है। ये 2 से 3 लाइन हो सकती हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर बिल्कुल फिक्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे इसको का पूरा नाम आपको लिखना है। तो अब इसमें आपके पास एक्स्ट्रा करने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको पहले चाहे ये क्वेश्चन 1 नंबर का होता तो भी, और यदि ये 2.5 नंबर का है तो भी, या 3 नंबर का है तो भी, ऐसे क्वेश्चन में आपको इसका सिर्फ पूरा नाम ही लिखना है। ये नहीं लिखना है कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, इसके कार्य क्या थे, तो ये नहीं करना है। इस प्रकार की आंसर राइटिंग इसमें आपको करनी है। इसके बाद जो हमारा जो सेकंड सेक्शन है बी सेक्शन, और इसको बहुत आप लोग गौर से देख लें। जैसे कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडिया इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, या तो अब इसमें आपको जितना पहले लिखना था उसी के अनुसार लिखना है, कोई ज़्यादा नहीं लिखना है। शब्द सीमा के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मेरे सामने अभी भी इसमें आप 250 शब्द यदि लिखते हो तो वो आपके लिए सफिशिएंट है।
इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है वितरण वाला है। अब इन क्वेश्चंस में जैसे कि हो सकता है कि आपको यदि आंसर को थोड़ा सा और इफेक्टिव करना है तो आप लोग जैसे इसका डायग्राम बना दो, कोई भी जैसे कोई फ्लो चार्ट का यूज़ कर लो ऐसे करके। तो ऐसी चीज़ों को आप कि भाई कौन कौन से प्राकृतिक वनस्पति को के क्लाइमेटिक है या जियोग्राफिकल है, जो जो फैक्टर जिस तरीके से इफेक्ट करते हैं उनको आप लोग क्लासीफाइड करके आंसर राइटिंग कर सकते हैं। फ्लो चार्ट का प्रयोग यदि आप लोग करते हो इस तरीके से, और या फिर दूसरा कोई भी और तरीका यदि फ्लो चार्ट का यूज़ में लेते हो तो वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और लाभदायक मेरे सामने हो सकता है। और इसी प्रकार से मैं पूरे उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, बस आपको ध्यान ये रखना है कि 250 शब्दों तक इसकी आंसर राइटिंग कर देनी है और वो आपके लिए सफिशिएंट है। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो सेगमेंट है चाहे वो किसी भी क्लास का है तो दिस वन इज़ नॉट इम्प्लीकेटेड, और ये आपको किसी भी प्रकार से कहीं भी यहाँ पर लागू हमारे ऊपर जब ये नहीं हो रहा है तो इसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आपको जो क्वेश्चन नंबर है वो पढ़ने ही नहीं है। ये एक बड़ा परिवर्तन है और इसी को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मैं डिस्कस करना चाहूँगा एमए के एक पेपर के ऊपर। तो एमए में मैंने चूँकि मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ाता हूँ और एमए में मोस्टली सब्जेक्ट में पैटर्न भी यही है, 100 मार्क्स का है। बीए में भी यही सेम पैटर्न रहता है। ज्योग्राफी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके हिसाब से अलग था, अदरवाइज जो बीए के कॉमन पेपर है पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सोशलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल होता है, वो ज्योग्राफी की तरह होगा। अब यहाँ भी आप देख पाओगे, मैं आपको बता दूँ कि वही सेगमेंट है, सेक्शन ए है आपका। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और इनका जो वर्ड लिमिट है वो 20 शब्दों से ज़्यादा नहीं है, अभी भी ये ऐसे ही रहेगा। और ये जो मैक्सिमम अंक यहाँ पर आपको 10 नज़र आ रहे हैं ये हो जाएंगे आपके 30, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आप बढ़ोगे तो सेक्शन मे बी कि आपका शायद ये स्किप हो गया हो। मैं दोबारा यहाँ पर चलता हूँ। जैसे कि ये सेक्शन ए है, अब इसमें आपके 10 क्वेश्चन दे दिए कि लोक वित्त की परिभाषा क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है, पब्लिक गुड्स क्या है, शून्य आधारित बजटिंग क्या है, सार्वजनिक उपक्रम से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे जब क्वेश्चन आपके सामने होते हैं तो मैं आपको बता दूं बहुत कि जैसे जीरो बेस्ड बजट पूछा है, और तो इसमें आपको क्या बताना है, सिर्फ जीरो बेस्ड बजट की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो आपको एक्सप्लेन कर देनी है, सिर्फ परिभाषा लिख देनी है और इसके साथ ये बता देना है कि ये किसने दिया था। तो ये आपका आंसर पूरा हो गया। सार्वजनिक उपक्रम से आशय क्या है, अब यहाँ पर तो बहुत क्लियर कट सिर्फ आशय पूछा है, इट मीन्स ओनली डेफिनेशन आपको लिख देनी है कि सार्वजनिक उपक्रम कहते किसे हैं और इसका आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे 2 चीज़ पूछ ली, करापात और कराघात में क्या अंतर है, तो ये ऑब्वियसली है कि यदि आप 2 लाइन में इसको लिखोगे, 2 लाइन में इसको लिखोगे तो 4 लाइन हो जाएगी, तो ये थोड़ा बड़ा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन के जो नेचर है उसके हिसाब से आपको आंसर राइटिंग करनी है। जैसे कि फाइनेंशियल एडजस्टमेंट क्या होता है, इसकी भी सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ पर जैसे सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल पूछे हैं तो सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लिखने हैं। तो इस तरीके से आपको जो ये पेपर है वो सॉल्व करना है। और जो सेगमेंट बी है, मैंने आपको कहा था कि सेगमेंट जो बी है उसकी जो वेटेज है वो पहले था हमारा 10 मार्क्स का, अब ये हो गया हमारा 14 मार्क्स का, इंटू 5 आप करोगे तो ये हमारा हो गया 70 मार्क्स का। तो इस प्रकार से ये हमारा सेगमेंट बन जाता है। इसकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है, वही वर्ड लिमिट मैं आपको बता दूं कि 250 के आसपास आप लोग वर्ड लिमिट जो है वो रख सकते हो। 2.5 से 3 पेज आप लिखें आराम से। विशेषताएं इसकी लिखनी है, जैसे इसमें इसका नेचर स्पष्ट करना है, इसका जो प्रवृत्ति है वो आपको स्पष्ट करनी है, यहाँ पर आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो अमूमन एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और ये आपको करने हैं। मैं फिर यहाँ पर पुनः आपको बता दूं कि जो सेक्शन सी है वो आपको यहाँ पर फिर नहीं करना है और इसको आपको स्किप कर देना है, और यही ध्यान रखने लायक बात भी है। तो इसको आप लोग स्किप कर दें, ये तो पढ़ना ही नहीं है। कि आपको ये तो ध्यान रखना है कि सेक्शन सी के बारे में ये मान के चलें कि ये जो सेक्शन है ये तो किसी भी परिस्थिति में आपको पढ़ना ही नहीं है, बस इतना ही है। इसके बाद हम लोग एक बीएससी के पेपर के ऊपर मैं देख लेता हूँ, और ये बीएससी का एक फिजिक्स का पेपर है और इसमें भी वही 3 घंटे होंगे, लेकिन अपने पास अब 2 घंटे ही रहेंगे। ये 3 की जगह 2 आवर हो जाएगा और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो स्टिल 50 रहेंगे। अब आप लोग यहाँ भी देख पाओगे कि आपके जो पहला सेगमेंट होता था पहले, वो वही 10 शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन थे वो हुआ करते थे, और एक क्वेश्चन था वो आपके हाफ मार्क्स का हुआ करता था, अब आपके 1.5 मार्क्स का होगा।
तो 1.5 के हिसाब से ये जो सेगमेंट है वो आपका सेक्शन ए है, वो आपका कितना हो गया, 15 मार्क्स का हो गया। इसके बाद आप जाओगे सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में आप फिर दोबारा वही हर यूनिट से 2 क्वेश्चन, और पहले ये 5 मार्क्स का हुआ करता था। तो अब ये जो सेगमेंट आपका सेक्शन बी जो 25 का हुआ करता था, वो अब कितने का हो गया, 35 का हो गया। तो 35 + 15 ये आपका हो गया टोटल 50 मार्क्स का। और जो सेक्शन सी आपका हुआ करता था, 4 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे, तो ये फिर हमारे ऊपर लागू नहीं होता। और फिजिक्स का जो पोर्शन है, तो फिजिक्स में तो अब ये मैंने पेपर थोड़ा सा पढ़ा है कि डिफाइन मिलर का जैसे सूचकांक है, तो सिर्फ आपको डिफाइन करना है उसके डिफ्रैक्शन की कंडीशंस क्या होती है, ब्रैग्स लॉ की। तो ये बहुत आप लोगों को अपने साइंस के हिसाब से इसको अटेम्प्ट करना है, और एग्जैक्ट इसके आंसर राइटिंग होती है। बस ये इतना ही मैं आपको समझाना चाह रहा था आज। तो मेरे सामने ये आपके समझ में आ गया होगा। और जैसा कि बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 11 के आगे आपको पढ़ना ही नहीं है, चाहे कोई भी पेपर हो। उसके बाद आपका कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ सेक्शन ए और जो सेक्शन बी है वही आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं और वही देखने हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये बेहद यूज़फुल वीडियो है, और यदि आपको लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है और आपके साथियों को भी इसको एक्सप्लेन करना है, तो आप लोग जो है इस पूरे पेपर को समझने के लिए अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें, और जिससे कि आपको हेल्प मिल पाए। बस थैंक यू सो मच। चैनल को आप लोग थोड़ा मोटिवेशन देते रहें और इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।